चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स में। और करंट अफेयर्स में आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और जैव विविधता के संबंध में जितना भी करंट अफेयर्स है उसको। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जुड़े रहिए और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि पर्यावरण और जैव विविधता के संबंध में क्या क्या करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हो सकती है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लैक कार्बन। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लैक कार्बन के बारे में, जानेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या होता है और इससे जुड़े हुए जितने भी अन्य तथ्य होंगे या फिर इससे जुड़े हुए या इसके संबंध में और भी जो भी जानकारी होगी वो सब हम इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश रहेगी कि एक टॉपिक को हम पूरी तरीके से अच्छे से उसका एक ट्रेडिशनल पार्ट, मतलब उसके बैकग्राउंड के बारे में भी सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको कहीं पे भी इसके बारे में सर्च करके या दूसरी चीज़ों में आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम इसमें आपको पूरी तरह से कवर करके इसमें देंगे। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं अगर कुछ डाउट है। बाकी अपने नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लैक कार्बन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लैक कार्बन के संबंध में जो ये चर्चा में रहा है करंट अफेयर्स में या करंट में आने का, इसका जो कारण है वो क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हाल ही में अभी यहाँ ऐसा हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, इसके द्वारा ब्लैक कार्बन की समस्या से निपटने के सरकार के उपायों पर जानकारी प्रदान की है। मतलब एक जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसने सरकार ने जो भी उपाय सुझाए हैं, सरकार ने जो भी योजनाएं या किसी तरीके के जो प्रोग्राम्स या कार्यक्रम किए हैं ब्लैक कार्बन से निपटने के लिए, तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। उसमें अभी इन्होंने उनके आंकड़े या उनका जो एक नीतियां है उनको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है, उनके बारे में जानकारी प्रदान की है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि वैज्ञानिकों द्वारा देश की आर्थिक प्रगति को देखते हुए कार्बन के उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। मतलब इनका कहना यह है कि देश एक आर्थिक प्रगति की तरफ या आर्थिक वृद्धि की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब देश में जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसी तरह से कार्बन में भी, उत्सर्जन में भी वृद्धि देखी जा रही है। और कार्बन वृद्धि के साथ साथ जो ब्लैक कार्बन है उसकी भी वृद्धि हो रही है। और उस वृद्धि के चलते हुए समस्या ये है कि जैसे जैसे प्रगति होगी या फिर आर्थिक विकास जैसे जैसे होगा, कुछ कंपनियां, फैक्ट्रियां या ऐसी चीजें जितनी ज्यादा लगेंगी उनसे कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा। और उस हिसाब से इन्होंने अनुमान लगाया है कि कार्बन में वृद्धि होने लगेगी। और यह अध्ययन एक, यहाँ से आप देखेंगे कि इस अध्ययन की शुरुआत जो है ये मार्च 2020 से शुरू की गई थी। और मार्च 2020 से शुरू करके इसको किया था वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने रिसर्च किया है, या एक जो इनका जो टेस्ट या एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद में, मतलब गंगोत्री ग्लेशियर में, वहां पे उसके पास एक चिरवासा स्टेशन है। तो उस स्टेशन के पास यहाँ पे ये सब चीजें की जा रही थी। एक इनका जो टेस्ट था वो इस स्टेशन के पास यहाँ पे हो रहा था। तो उस टेस्ट के आधार पे इन्होंने ये अनुमान लगाया है कि, अनुमान लगाया गया है कि इस अध्ययन के अनुसार जो है कृषि से जो उत्पन्न होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, या कृषि से जो, खेती से जो निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो क्या करेंगे उनके कारण, और जो हिमालयन क्षेत्र में जो वनाग्नि, मतलब जंगलों में जो वहां पे आग लगती है गर्मियों के समय में, तो उस गर्मी के दौरान वहां पे जलने वाले पेड़ पौधे और जीवाश्मों के जो दहन है उससे एक तरीके का जो कार्बन उत्पन्न होगा, मतलब जो एक राख उत्पन्न होगी, उसके कारण वहां पे जो गंगोत्री ग्लेशियर है जो वहां पे अभी पिघल रहा है, जो मेल्ट होने की जो उसकी दर है, जो रेट है, वो रेट जो है बढ़ सकती है काफी ज्यादा। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है और ये इन वैज्ञानिकों का कहना है। तो ये एक करंट में या एक चर्चा में रहने का जो मुद्दा था ये था।
अब हम समझेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या है और ब्लैक कार्बन से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं हम उन सभी के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि ब्लैक कार्बन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक कार्बन में जो वृद्धि है वो किन कारणों से हो रही है, और वृद्धि के बाद हम देखेंगे कि उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, मतलब उसके आने वाले परिणाम क्या होंगे। फिर हम देखेंगे कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में क्या प्रयास किए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, और फिर हम अपने बारे में बात करेंगे कि कुछ संभावित रणनीतियां क्या क्या हो सकती हैं, और कार्बन के फिर अन्य रूपों की हम चर्चा करेंगे। जैसे ब्लैक कार्बन है उसी तरह से कुछ अन्य रूप भी कार्बन के होते हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी बिंदुओं पे हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लैक कार्बन जो है वो क्या होता है। ब्लैक कार्बन, तो देखिए ब्लैक कार्बन जो है ये जीवाश्म ईंधनों जैसे कि लकड़ी, डीजल, कोयला, गैस या फिर कोई भी ऐसी चीज जो पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से बनती है, उनके जलने से जो एक धुएं के रूप में जो निकलती है, और धुएं में जो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कणों के रूप में या बहुत ही ज्यादा महीन कह सकते हैं कि बारीक, जो एक राख की तरह धुएं के रूप में उड़ती है, तो उसके साथ वो जो एक राख इकट्ठी होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूक्ष्म कालिक या राख को ब्लैक कार्बन कहते हैं। मतलब ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी, डीजल, कोयला, गैस आदि के दोहन से, मतलब जलने से उत्पन्न धुएं के रूप में सूक्ष्म कालिक या राख को ब्लैक कार्बन कहते हैं। तो ये ब्लैक कार्बन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है एक तरीके का जो धुआं है, और उस धुएं में जो राख के कण होते हैं उनको इकट्ठा करके ये इकट्ठा किया गया है, इसी को हम ब्लैक कार्बन कहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद देखिए इसका एक हानिकारक जो रूप है, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और हानिकारक है। जैसे कि यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा हानिकारक ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषक है। मतलब आप जानते हैं, ये चीज आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हम बात करें तो दूसरे नंबर पे ब्लैक कार्बन का रोल यहाँ पे सबसे ज्यादा माना जाता है। तो एक तरह से ये ब्लैक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे खतरनाक दूसरे नंबर का वायु प्रदूषक या ग्लोबल वार्मिंग प्रदूषक कहा जा सकता है। इसका प्रभाव स्वास्थ्य तथा जलवायु दोनों पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। मतलब आप देखेंगे कि इसका जो इफेक्ट है वो हेल्थ पे भी पड़ेगा, और जो जलवायु है, क्लाइमेट है, उस पे भी पड़ेगा। कुछ चीजों पे ये डायरेक्ट मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से दिख सकता है, और कुछ चीजों पे इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें एक डायरेक्ट प्रभाव या अचानक एक साथ ही प्रभाव दिखाई देगा, कुछ लंबा समय भी इसमें लग सकता है। अतः अब इसके लिए क्या है कि एक स्वच्छ व स्थायी भविष्य के लिए इसके उत्सर्जन को सीमित व नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो ये एक ब्लैक कार्बन के बारे में जानकारी है। इसके एक जो चर्चा हमने यहाँ पे की है, ये सिर्फ ब्लैक कार्बन के बारे में बताता है कि ब्लैक कार्बन है क्या। अब हम आगे देखते हैं कि वृद्धि के कारण क्या है। ब्लैक कार्बन में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझते चलेंगे। देखिए ब्लैक कार्बन में जो वृद्धि है उसमें वृद्धि होने के कारण सबसे पहला कारण यहाँ पे हम देखेंगे कि जीवाश्म ईंधनों का जो दोहन है या जीवाश्म ईंधनों का जो दहन है, मतलब उनको जो जलाया जा रहा है, वो उनका जलना भी इसमें काफी ज्यादा वृद्धि करता है। जैसे पेड़ पौधे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि ब्लैक कार्बन होता ही वो है जब हम जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं और उनसे निकलने वाला जो धुआं, और उसमें शामिल जो बारीक धुएं के या फिर जो कालिख के या राख के जो कण हैं, उसी को हम कहते हैं ब्लैक कार्बन। तो ये सिंपल सी चीज है, जब हम जीवाश्म ईंधनों को जलाएंगे, उनका दोहन करेंगे, तो इनमें वृद्धि होगी होगी। अब इन ईंधनों का उपयोग मुख्यतः आप देखेंगे कि बड़े मात्रा में कोयले का जो उपयोग है, लकड़ियों का उपयोग होता है किस चीज में, बिजली संयंत्रों, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर जो सेंटर है जहाँ पे बिजली वगैरह बनाई जाती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उन क्षेत्रों में इनका उपयोग सबसे ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा जो बिजली अभी तक बनाई जाती है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि
भारत में सबसे ज्यादा बिजली जो है, सबसे ज्यादा जो विद्युत है वो किससे बनती है? तो भारत में बनती है थर्मल एनर्जी, मतलब ताप विद्युत। और ताप विद्युत बनाने के लिए, थर्मल एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है कोयला। तो भारत में कोयले का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, तो उस कोयले को जलाने से बिजली संयंत्रों से भी ये धुआं निकलता है, तो इसके कारण वृद्धि ज्यादा होती है। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है या अगला जो कारण है वो है वनों में आग लगना। तो वनों में जब आग लगती है तो उनमें भी एक तरह से जीवाश्मों का ही जो दोहन है या जीवाश्मों का दहन होता है, यानी कि पेड़ पौधे, वृक्ष या फिर जीव जंतु, ये सब चीजें वहां पे जलती हैं और उनके जलने से जो भी राख उत्पन्न होती है या जो धुएं में राख होती है वो भी क्या करती है? वो भी ब्लैक कार्बन में वृद्धि करती है। इसके अलावा आपने काफी बार सुना होगा कि सरकार जो है वो कृषि में या खेती में जो पराली होती है, पराली अर्थात जो जैसे गेहूं या फिर जो धान है, चावल है, उनके जो उसके जो शेष रूप बचा हुआ होता है, मतलब उनका जो एक वेस्टेज होता है, उस वेस्टेज को किसान अपने खेतों में ही जला देते हैं, तो उसको हम पराली कहते हैं। तो उसके जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है उसमें भी इसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो खेतों में, कृषि में जो पराली जलाने पे भी सरकार जो है वो काफी रोक लगाती है। तो ये भी इसी का कारण है, क्योंकि इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ब्लैक कार्बन भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता है। इसके अलावा और कारण है जैसे कि घरेलू ईंधन, मतलब जो घरों में जो ईंधन उपयोग किया जाता है, जैसे आज हम ज्यादातर, सरकार भी इस पे काफी काम करती है कि सभी के पास गैस सिलेंडर यानी कि एलपीजी गैस और ऐसी चीजों को जलाने का उपयोग किया जाए। लेकिन वर्तमान में भी या अब से पहले अगर हम बात करें तो घरों में ईंधन के रूप में लकड़ी या फिर गोबर के उपले आदि जलाए जाते थे और इसी प्रकार का जो एक जीवाश्म ईंधन है उसका ही उपयोग किया जाता रहा है, जिससे काफी ज्यादा धुआं और ऐसी चीजें निकलती हैं और उसके कारण क्या होता है? ब्लैक कार्बन में वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के रूप में। तो जैसा कि काफी सारी फैक्ट्रियां या काफी सारी कंपनी फैक्ट्री होती हैं जहाँ पे काफी कुछ मैन्युफैक्चर होता है, तो उनसे भी एक वेस्टेज के रूप में वहां पे भी जब ईंधन जलता है किसी तरह का तो उनसे भी काफी धुआं और ब्लैक कार्बन उत्पन्न होता है। और इनके अलावा ये कुछ मुख्य कारण रहे हैं। इनके अलावा आप भी बहुत सारे कुछ कारण जानते होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इनके अलावा आप क्या जानते हैं जिससे इसमें वृद्धि होने की संभावना है। वैसे इन्हीं के अंदर सारे कारण लगभग आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ मुख्य कारण हैं जिसके कारण ब्लैक कार्बन में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जाती है या वृद्धि हो रही है। तो इनको हम रोक सकते हैं, इनको नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इसके दूरगामी परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं। मतलब दूरगामी मतलब जो काफी एक लंबे समय के बाद हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्या परिणाम इसमें हो सकते हैं? तो पहला परिवर्तन, अगर हम पहला परिणाम की बात करें तो पहला हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जलवायु परिवर्तन हो सकता है। अब जलवायु परिवर्तन कैसे होगा? देखिए ब्लैक कार्बन जो है वो क्या करेगा, वो जलवायु परिवर्तन में काफी योगदान करेगा। जैसे आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य के तापमान को अवशोषित करती है, और सूर्य के तापमान को जब अवशोषित करेगा तो सूर्य के तापमान को अवशोषण करने के कारण धरातल का या पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, और उस तापमान के बढ़ने के कारण जो पृथ्वी है या जो धरातल है उस पे तापमान का वितरण प्रभावित होगा, जिसके कारण जलवायु में भी काफी बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। इसके अलावा अगला जो परिवर्तन है या अगला जो परिणाम है वो होगा ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी के आधार पे हम देख सकते हैं कि ये जो जिस तरह का जो ये योगदान है, मतलब इसमें जो ब्लैक कार्बन है वो सूर्य की किरणों को या फिर तापमान को जब अवशोषित करेगा, तो तापमान को अवशोषित करने के साथ ही पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएगा, और जब धरातल का तापमान या पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ये सिंपल सी चीज है कि उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मतलब धरातल का या पूरे विश्व पे जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरीके से ब्लैक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी लगभग 1500 गुना अधिक
ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1500 गुना अधिक का मतलब बहुत ज़्यादा है। तो 1500 गुना बढ़ाता है तापमान को। तो अगर ब्लैक कार्बन बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब पृथ्वी जो है वो एक आग के गोले के रूप में दोबारा से परिवर्तित हो सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो परिवर्तन होगा वो होगा मानसून में। तो जब सिंपल सी चीज है, जब तापमान में परिवर्तन होगा, ग्लोबल वार्मिंग में परिवर्तन होगा, ताप का वितरण बदलेगा, तो जलवायु में परिवर्तन होगा और उसी के आधार पे हमारा जो मानसून है वो भी काफी ज्यादा प्रभावित होगा। तो जिन क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव होता है उन क्षेत्रों में भी काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक कार्बन जो है वो जलवाष्प और जो धूल या आदि जो कण वायुमंडल में होते हैं उनके साथ मिलकर एक आसमान एक मतलब आसमान में या फिर जो क्षोभ मंडल है उस सीमा में क्या करेगा, एक प्रकाश के अवरोधक के रूप में, मतलब प्रकाश जो आने वाला है सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को रोकेगा और उसको रोक के वहां पे बादलों के बनने में वो बाधा उत्पन्न करेगा, मतलब वहां पे बादल नहीं बनने देगा, जिसके कारण वर्षा भी कम होगी और बादल भी कम बनेंगे। और इस तरह से हमारा जो मानसून है वो भी काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित होगा, मतलब वर्षा जो है वो अच्छी खासी नहीं होगी और मानसून अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं कि दूसरा और क्या परिणाम हो सकता है। तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि क्यों होगी। तो जैसा कि हमने अभी पीछे समझा है कि ब्लैक कार्बन से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से धरातल का तापमान बढ़ेगा और जब धरातल का तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों पर जो जमने वाली जो बर्फ है, जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर क्या होंगे, वो पिघलने शुरू हो जाएंगे और ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के जो जल है, समुद्र जल स्तर में वृद्धि होने लगेगी और जितने भी तटीय क्षेत्र हैं या तटीय प्रदेश हैं वो धीरे धीरे डूबने लगेंगे और बाढ़ की चपेट में आने शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक परिणाम, एक प्रभाव वनस्पतियों पर भी देखा जाएगा इसका। तो वनस्पतियों पे इस तरीके का जो प्रभाव है वो कुछ इस तरह से पड़ेगा कि जब आप देखेंगे कि जैसे कि कोयले से बिजली बनाने वाले संयंत्र जहाँ पे लगे हुए हैं या फिर जहाँ ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे जो कारखाने लगे हुए हैं जिनसे ब्लैक कार्बन उत्पन्न हो रहा होगा, तो उनके आसपास का जो वनस्पति या फिर जो वन क्षेत्र या किसी भी तरह की वनस्पतियों का जो आसपास का क्षेत्र है तो वो क्षेत्र प्रभावित होगा, क्योंकि उनसे निकलने वाला जो ब्लैक कार्बन है वो ब्लैक कार्बन उनके उन आसपास की जो वनस्पतियां हैं उनके पत्तों पे, उनकी पत्तियों पे या उनके आसपास उन पे बैठना शुरू हो जाएगा, उन पे जमना शुरू हो जाएगा और उन पे जमकर क्या होगा, उनके जो छिद्र होते हैं पत्तों के अंदर, जो पत्तियों के अंदर, जो लीव्स के अंदर जो छिद्र हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, तो वो बंद हो जाएंगे और उनके बंद होने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खत्म हो जाएगी और जिसके कारण पौधे अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं रहेंगे और पौधे धीरे धीरे वहां से नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक वनस्पतियों पर बहुत बड़ा प्रभाव इनका पड़ सकता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण देखा जाएगा, क्योंकि ब्लैक कार्बन जब वायु में मिलेगा तो हम वायु को एक सांस की तरह से हम यूज करते हैं, श्वसन क्रिया में हम उपयोग करते हैं और जब हम श्वसन क्रिया में इसका उपयोग करेंगे तो हमारे शरीर में जाकर ये ब्लैक कार्बन जो है वो हमें काफी सारी बीमारियां दे सकता है, जैसे कि हृदय रोग, मतलब एक हार्ट डिजीज उससे हो सकती है, किसी तरह की लंग्स से रिलेटेड मतलब फेफड़ों से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, सांस रोग हो सकता है, मतलब किसी को दम्मे की बीमारी या फिर सांस वगैरह लेने में समस्या पैदा हो सकती है, गले की कोई भी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, तो और भी किसी तरह की भी यहाँ से बीमारियां पैदा हो सकती हैं। तो ये कुछ दूरगामी प्रभाव हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे समझेंगे कि सरकार जो है, सरकार ने अभी तक ऐसे क्या-क्या कदम उठाए हैं जिससे ब्लैक कार्बन को रोकने की कोशिश की जा सकती है, ब्लैक कार्बन को कम किया गया है। तो समझते हैं पहला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अब इस राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के दौरान किया क्या है सरकार ने, देखिए यहाँ पे सरकार ने एक जो प्रोग्राम है या एक समय अवधि निर्धारित की है और वो समय अवधि है 2026 का वर्ष। तो यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि 2026 तक
पीएम अर्थात पार्टिकुलेट मैटर की सघनता में 40% की कमी लानी है। मतलब इनका कहने का ये है कि जो वायु होती है उस वायु के अंदर जो धूल के कण या फिर जो प्रदूषण के जो बारीक कण होते हैं उनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। और वो पार्टिकुलेट मैटर जितने ज्यादा होंगे वायु के अंदर मतलब उतना ही प्रदूषण उतना ही वायु प्रदूषण ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे एक टारगेट रखा गया है सरकार के द्वारा कि 2026 तक क्या करना है, जो पार्टिकुलेट मैटर है मतलब हवा के अंदर जो मैटर है या जो पदार्थ है उस पदार्थ को हमें क्या करना है, 40% तक कम करना है, उसको कम करते रहना है, जिसके कारण हमारी जो वायु है वो थोड़ी स्वच्छ बनी रहे। तो इसी को हम राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कहते हैं और इसमें एक तरह से वायु को स्वच्छ करने की बात कही गई है। तो इससे ब्लैक कार्बन जो है वो काफी कम हो सकता है, उसका उपयोग हमें कम करना पड़ेगा, इस तभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पे दूसरा जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा, दूसरा कदम ये उठाया है कि 2020 में ये एक घोषित किया गया था, सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि BS6 उत्सर्जन मानदंड मतलब ये BS6 के लेवल के जितने भी मतलब ऐसे कुछ भी चीजें जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है या ब्लैक कार्बन ज्यादा निकलता है, तो उस सिचुएशन में हमें BS4 का यूज पहले होता था। तो 2020 में सॉरी, तो 1 अप्रैल 2020 को BS4 को बंद कर दिया गया और BS4 की जगह पे BS6 को अपनाया गया है। तो इससे अब यहाँ पे ये समझें कि BS का मतलब होता है यहाँ पे भारत स्टेज, और भारत स्टेज मतलब ये एक तरीके का स्टैंडर्ड होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाले वाहनों को दिया जाता है। तो 1 अप्रैल 2020 को जब ये अनाउंस हुआ था कि BS4 के जो मानक हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो इनके बंद होने के बाद हुआ ये है कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं जो कि BS4 के थे, इसमें जैसे गाड़ियां हो सकती हैं, कार, बाइक्स वगैरह, तो वो सारी चीजें बंद हो गई थी। अब उसके बाद कंपनियों को इनको ज्यादा से ज्यादा बेचना था, जिनके पास BS4 की गाड़ियां या कुछ भी था, तो उन्होंने उनको बेचने के लिए उनके रेट काफी ज्यादा डाउन कर दिए थे, क्योंकि उसके बाद ही 1 जनवरी 2021 से BS6 को अप्लाई कर दिया गया था। तो BS6 जो है उसको काफी कॉस्टली कर दिया गया था क्योंकि इसमें पोल्यूशन कम होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड या ब्लैक कार्बन जो है वो काफी कम मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अगला कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है सतत पहल। तो ये सतत पहल मतलब इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं सतत। और सतत पहल मतलब सरकार के द्वारा एक पहल की गई है जिसको सतत पहल कहा गया और ये 2018 में शुरू हुआ है। इसका काम क्या है, इसमें देखिए किया यह है कि सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, तो इसको प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका इसका एक टारगेट ये रहा है कि देश में 5,000 कम से कम मिनिमम 5,000 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाने की बात की गई है। अब इनसे होगा ये कि हम जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उनमें पेट्रोल, डीजल और इस तरीके के फ्यूल्स का यूज ना करते हुए उसमें हम बायोगैस के बने हुए जो भी एक तरीके से जो बायोगैस होगी उसका यूज करेंगे। जैसे आज हम CNG का यूज करते हैं, वो भी एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि इसका जो प्रोड्यूस है या उसका जो प्रोडक्शन है वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आती है, वो एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, उसको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। तो एक समय पे वो धीरे धीरे खत्म होगी, लेकिन गैस जो है वो काफी अच्छी मात्रा में जलती है और उससे प्रदूषण कम होता है। तो इसलिए हमें ये सरकार की कोशिश है कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बना दिए जाएं जिसमें जो एक वेस्टेज होगा या फिर जैसे गोबर वगैरह से भी वहां पे गैसेस बनेंगी और उसके द्वारा हम गाड़ियां चला सकते हैं, उसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक सतत पहल का कार्यक्रम रहा है। देखिए इस वीडियो के दौरान इसमें आपको ब्लैक कार्बन के साथ साथ
कुछ सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं और ये सब चीजें भी आपको समझ में आ जाएंगी जो कि आपने नहीं सुनी होंगी और या फिर नहीं आपको समझ में आज तक आई होंगी। तो अब आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इनका सभी का संबंध ब्लैक कार्बन और प्रदूषण से ही है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये 2016 में शुरू की गई थी और इसका शुरू करने का भी मेन या मुख्य कारण जो था वो यही था कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाए और उसमें जो ब्लैक कार्बन की मात्रा है उसको भी कम किया जाए, क्योंकि ब्लैक कार्बन भी उसी के साथ वहां पे पाया जाता है। अब इसका काम क्या था कि इसमें ये था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दौरान जो घरेलू ईंधन के रूप में, जैसे हम जो लकड़ियां, कोयला या फिर ऐसी चीजों का जो उपयोग करते हैं, उपले वगैरह गोबर से बने हुए, तो उनको जलाने से काफी बड़ी मात्रा में एक जो ब्लैक कार्बन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला के योजना के द्वारा घर घर एक एक सिलेंडर या फिर एलपीजी गैस जो है वो सरकार के द्वारा वितरित किए गए हैं और कोशिश की गई है कि हर घर में एक गैस और इस तरह से एलपीजी का उपयोग किया जाए ताकि घरों से निकलने वाला धुआं और जो ये प्रदूषण है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाए। इसके बाद अगली योजना है स्वच्छ ईंधन को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है। मतलब सरकार की कोशिश है कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। उसके लिए सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को अप्लाई किया कि एलपीजी का यूज करें घरेलू रूप में भी, और सीएनजी मतलब जो वाहन है उस वाहनों में पेट्रोल डीजल को छोड़कर सीएनजी को उपयोग करने की बात की गई। और इनमें सीएनजी, पेट्रोल, डीजल आदि में इनमें यहाँ पे एथेनॉल ब्लेंडिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब यहाँ पे ये है कि जो पेट्रोलियम डीजल होता है उसमें एथेनॉल की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, तो एथेनॉल को ज्यादा मिलाया जाता है। अब एथेनॉल के जलाने से होता ये है कि उसमें प्रदूषण थोड़ा कम हो जाता है, मतलब वो पेट्रोल डीजल आदि को जलने में हेल्प करता है। तो कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा वो कंप्लीटली जल जाए। तो ये योजना है। और इसके बाद एक योजना सरकार ने यहाँ पे ये शुरू की थी जिसको कहा गया था फेम इंडिया। तो फेम इंडिया योजना जो है ये 2015 में स्टार्ट हुई है। इसके कई स्टेप्स हैं, तो ये स्टेप वाइज चलती रही है। इसके चरण हैं कि दो चरण वन, स्टेप टू, इस तरह से ये शुरू हुई है। लेकिन इसमें आप फेम योजना को देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो इससे आप फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं कि एक तरह से इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया गया है। मतलब जो पेट्रोल, डीजल या सीएनजी आदि से चलने वाले जो जितने भी वाहन हैं उन वाहनों को हम कम करते हुए जितने इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं उनका उपयोग या उनका बड़ा जो उपयोग है उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। तो इसके दौरान ये था कि सरकार ने दिल्ली जैसे राज्यों में, कलकत्ता जैसे राज्यों में कुछ ऐसी जगहों पे इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की गई थी और जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको बड़े बड़े टेंडर, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट वहां पे दिए गए और उन्होंने काफी बड़ी मात्रा में ऐसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो बनाने शुरू किए और सरकार ने खरीदने शुरू किए, जिससे प्रदूषण काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और कार्बन या ब्लैक कार्बन की मात्रा को भी काफी घटाया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पे एक ये भी एक आइडिया, एक सुझाव दिया है कि समय समय पे जो कार्बन है या इस तरह के जो प्रदूषण है उनका अवलोकन किया जाए। मतलब उन पे एक रिसर्च की जाए, उन पे एक ध्यान दिया जाए और शोध को बढ़ावा दिया जाए। शोध मतलब उन पे रिसर्च, तो उनका अवलोकन मतलब एक तरह से रिव्यू भी होना चाहिए और उन पे रिसर्च भी शुरू करनी चाहिए, उन पे रिसर्च भी साथ साथ होनी चाहिए और रिसर्च भी बढ़नी चाहिए। तो ये सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम रहे। अब अगर हम बात करें कि इसमें इसको रोकने के लिए, ब्लैक कार्बन को रोकने के लिए, इस तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है, मतलब आगे की कुछ स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ बिंदु हैं जिनके द्वारा, ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो ब्लैक कार्बन है उसके उत्सर्जन को हम कम करें। अब उसका उत्सर्जन जहां जहां भी होता है, जिन क्षेत्रों से आप पीछे देख चुके हैं कि लगभग कहां कहां से इनका उत्सर्जन होता है, तो उन क्षेत्रों से हम कोशिश करें कि उनका उत्सर्जन ही कम हो। तो एक सबसे बेहतर तरीका तो यही हो सकता है। इसके अलावा
फिर दूसरा तरीका है जैसे कि घरेलू ऊर्जा है, तो घरेलू ऊर्जा के रूप में हम घरों में जैसे लकड़ी, कोयला ये सब चीज़ें जलाते हैं, तो उनको ना जलाएँ और उसमें घरेलू ऊर्जा के रूप में एलपीजी या सरकार के द्वारा जो सुझाए गए कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ जो विकल्प हैं, उनका उपयोग हम करें। उसके बाद हम परिवहन जैसे क्षेत्र में भी इसका जो उपयोग है वो कम कर सकते हैं। जैसे हम सीएनजी का उपयोग कर सकते हैं या फिर आगे आने वाले सरकार के द्वारा जो भी एक नीतियाँ इस पे बनाई जाएँगी या कुछ नए किसी तरह का जो फ्यूल है उसका उपयोग होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग करें, अपने घरेलू ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादातर ना करें। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रोल हो सकता है। और इसके अलावा जो कृषि अपशिष्ट है, मतलब जो जैसे हमने बात की थी पराली जलाने की, तो इस तरह के अपशिष्ट जो हैं उनका भी एक मैनेजमेंट सही तरीके से होना चाहिए। इस तरह से खेतों में उनको जला देना वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है, तो वो चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है। तो उस अपशिष्ट को हम एक खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं, उनको जलाए बगैर उनको हम वहीं पे खेत में जुताई करके उसको काट के वहीं पे उसको मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे वो डिकम्पोज़ होके और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकता है। उसके बाद जो नगरीय अपशिष्ट है, मतलब शहरों से जो निकलने वाला काफ़ी ज़्यादा जो कूड़ा-कचरा है या ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको जलाना या ऐसी चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कार्बन उत्पन्न होता है। तो उसको भी एक अपशिष्ट करने की ज़रूरत है, उससे एनर्जी बनाई जा सकती है, किसी तरह का प्लांट उसके लिए लगाया जा सकता है, जिससे उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकें या फिर उसका कुछ अन्य तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ संभावित रणनीतियां हैं। इन रणनीतियों के माध्यम से हम ब्लैक कार्बन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन, हमने ब्लैक कार्बन को देख लिया, ब्लैक कार्बन के बारे में हमने अच्छे से समझा। अब हम देखते हैं कि कार्बन के कुछ अन्य रूप हैं ब्लैक कार्बन के साथ साथ, जैसे कि एक हम यहाँ पे देखेंगे कि एक होता है ग्रीन कार्बन, ग्रीन कार्बन। उसके बाद ब्लू कार्बन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ग्रीन कार्बन होता है, एक ब्लू कार्बन है, एक ब्राउन कार्बन और एक ब्लैक कार्बन, जिसको हम अभी अच्छे से समझ चुके हैं। तो जो ग्रीन कार्बन है, ग्रीन कार्बन होता क्या है? देखिए ग्रीन कार्बन क्या है? हरे पौधे द्वारा जिस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अपना भोजन बनाने में अर्थात प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, उस कार्बन को हम ग्रीन कार्बन कहते हैं। मतलब वायुमंडल में कार्बन नेचुरल है, लेकिन अब पौधे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए कर लेते हैं, उसे हम एक तरह से ग्रीन कार्बन के रूप से या ग्रीन कार्बन के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आपको समझ में भी आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन आप देखेंगे कि ब्लू कार्बन समुद्री जीवों, अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि देखिए ग्रीन कार्बन जो है वो एक तरह से पेड़ पौधों से या फिर एक हरे भरे जो वायुमंडल है या सॉरी पर्यावरण है या पेड़ पौधे हैं, तो उन्हीं से आ सकता है, उसको आप एक तरह से याद रख सकते हैं। ब्लू कार्बन का मतलब होता है, आपने ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, मतलब नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध एक तरह से मछलियों से है। तो मछलियां होती हैं पानी में, और एक तरह से ब्लू के बारे में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पानी का रंग थोड़ा नीला है। तो पानी के संबंध में मतलब समुद्री जीवों तथा वनस्पतियों द्वारा जल में या दलदली क्षेत्रों में, तो जितने भी जो समुद्र में रहने वाले जीव हैं वो या फिर समुद्री वनस्पतियां जो होती हैं, जैसे कि मैंग्रोव वन होते हैं, मैंग्रोव हैं, या फिर जो जितने भी एक डेल्टाई क्षेत्रों में होने वाली वनस्पतियां हैं, तो उन क्षेत्रों में जो वो पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित करते हैं अपने अंदर से निकालते हैं, तो वो आसपास उसी दलदली क्षेत्र में या उसी जलीय क्षेत्र में वहां पे अवशोषित हो जाती है और उसकी सतह में उसकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। और उसी मात्रा को हम कहते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ब्लू कार्बन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्राउन कार्बन क्या है। तो ब्राउन कार्बन जो है कार्बनिक बायोमास, अर्थात ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जिनके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनके जलाने से या उनके जलने से जो कार्बन उत्पन्न होती है, मतलब उनको जलाएंगे तो उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है,
तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम कहते हैं ब्राउन कार्बन। और ये ब्राउन कार्बन धुएं के साथ यानी कि ब्लैक कार्बन के साथ साथ ही निकलती है। तो इसमें दोनों चीजें एक साथ होती हैं, ब्लैक कार्बन भी और ब्राउन कार्बन भी। तो चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। और इसके बाद ब्लैक कार्बन को हम समझ चुके हैं अच्छे से शुरू में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हमारे साथ जुड़े रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, जिससे आने वाला वीडियो जो है वो आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच।